तो डियर स्टूडेंट्स, हम राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत के अंतर्गत हॉब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत को पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आपको यहाँ पर सामाजिक समझौता सिद्धांत की ऐतिहासिक व्याख्या और विकास बता चुकी हूँ। आज हम जो प्रमुख प्रतिपादक हैं, जो प्रथम प्रतिपादक हैं जिन्होंने कि सामाजिक समझौता सिद्धांत की वैज्ञानिक व्याख्या की है और उसे सिस्टेमेटिक ढंग से समझाया है, थॉमस हॉब्स के विचारों को पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ मैं आपको हॉब्स का परिचय देती हूँ। हॉब्स राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में असाधारण महत्व रखने वाले विचारक हैं। हॉब्स का जन्म सन 1588 में इंग्लैंड में हुआ था। प्रारंभ से ही एक शांतिप्रिय बालक थे। संयोग की बात है कि उनका जन्म उस समय हुआ जब इंग्लैंड में ऑर्मेडा का युद्ध हो रहा था और ऐसा प्रतीत होता है जैसे हॉब्स को भीरू प्रकृति उसके माता के स्वभाव से ही प्राप्त हुई। इंग्लैंड का उस समय का वातावरण उथल-पुथल व अशांति का वातावरण था। इंग्लैंड की संसद इतनी अधिक महत्वाकांक्षी हो रही थी कि अपरिमित शक्ति प्राप्त करना चाहती थी, अर्थात इंग्लैंड में गृह युद्ध चल रहा था। हॉब्स स्वभाव से ही भीरू होने के कारण गृह युद्ध के कारण होने वाली मार काट व हिंसा को देखते रहने में असमर्थ थे, इसलिए वह इंग्लैंड छोड़कर फ्रांस चले गए। फ्रांस में रहते हुए उन्होंने देखा कि इंग्लैंड जैसी अशांति न होकर पूरी शांति और सुव्यवस्था है फ्रांस में। उन्होंने ये अनुभव किया कि ऐसा वहाँ इसलिए है कि वहाँ एक निरंकुश व शक्तिशाली राजा का राजतंत्रीय शासन है। इंग्लैंड में अशांति और अराजकता का मुख्य कारण यह है कि वहाँ का शक्तिहीन राजतंत्र शांति व व्यवस्था बनाए रखने में असमर्थ है। अतः उन्हें यह बात समझ में आई कि कहीं भी यदि शांति व व्यवस्था की स्थापना करनी है तो उसके लिए एक शक्तिशाली राजतंत्र का होना आवश्यक है। यही कारण है कि उन्होंने सामाजिक समझौता सिद्धांत के आधार पर एक निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया। हॉब्स के समझौता संबंधी विचार उनके प्रसिद्ध ग्रंथ लेवियाथन द लेवियाथन में विस्तार से अंकित हैं। उनके सामाजिक समझौता सिद्धांत की व्याख्या निम्न प्रकार से की जा सकती है। जैसे कि इससे पहले भी मैंने आपको वीडियो में ये बताया था कि मैं प्रमुख जो 3 विचारक हैं सामाजिक समझौता सिद्धांत के, उन्होंने किन किन आधारों पर इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सामाजिक समझौता सिद्धांत को आधार देने वाला जो सबसे पहला तत्व है उसके बारे में बताती हूँ। यह बहुत महत्वपूर्ण है। सभी सामाजिक समझौता विचारकों ने, अर्थात तीनों प्रमुख विचारकों ने, प्रतिपादकों ने मानव स्वभाव के स्वरूप का वर्णन किया है। हॉब्स राज्य का अध्ययन मानव स्वभाव के विश्लेषण से आरंभ करता है। वह मनुष्य को अत्यंत स्वार्थी, झगड़ालू, दुष्ट, विवेकहीन और संवेदनाओं का पुंज आत्म केंद्रित मनुष्य मानता है। प्रकृति ने सब मनुष्यों को समान बनाया है। शारीरिक और मानसिक शक्तियों के संयोग से इस सिद्धांत की पुष्टि होती है। यह संभव है कि कोई व्यक्ति शारीरिक बल की दृष्टि से दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा निर्बल हो, किंतु मानसिक दृष्टि से बुद्धिमान तथा धूर्तता और मक्कारी में उसकी अपेक्षा अधिक बलवान हो सकता है। बच्चों, यहाँ पे आप समझ गए होंगे हॉब्स जिस प्राकृतिक समानता की बात कर रहे हैं वह शारीरिक बल की दृष्टि से नहीं अपितु मानसिक बल की दृष्टि से कर रहे हैं। इस समानता के कारण मनुष्यों में संघर्ष छिड़ जाता है। वे एक दूसरे को हराना और नष्ट करना चाहते हैं। मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी है, अधिकाधिक शक्ति प्राप्त करना चाहता है और इस वजह से 3 कारणों से निरंतर
उनके जीवन में संघर्ष चलता है। ये 3 कारण हैं: प्रतिद्वंदिता, भय और कीर्ति पाने तथा उसे बढ़ाने की लालसा। यद्यपि मनुष्य शांति बढ़ाना चाहता है, किंतु उसे सदैव दूसरों से भय लगा रहता है। वह अपनी संपत्ति और अधिकार बढ़ाना चाहता है, अतः अपने साथियों के साथ सतत संघर्ष में संलग्न रहता है। इस उद्देश्य से प्रतिद्वंदिता, भय और कीर्ति प्राप्त करने की आशंका सतत संघर्ष उत्पन्न करती रहती है। जब 2 व्यक्ति एक ही वस्तु को पाने के लिए प्रयास करते हैं तो उनमें प्रतिद्वंदिता, कंपटीशन शुरू हो जाता है। जब एक व्यक्ति इस आशंका में व्यथित रहता है कि दूसरे की शक्ति उससे अधिक न बढ़ जाए तो वह भयाक्रांत हो जाता है, उसे डर सताता रहता है। मनुष्य में यह इच्छा भी स्वाभाविक है कि अन्य व्यक्ति उसकी प्रशंसा करे, उसे अपने से बड़ा तथा ऊंचा समझे। अतः सब व्यक्तियों के एक दूसरे के साथ संबंध स्पर्धा, अविश्वास और कीर्ति की कामना से निर्धारित होते हैं तथा इसके फलस्वरूप सब एक दूसरे से लड़ते रहते हैं और जंगली जानवरों की तरह एक दूसरे के प्रति व्यवहार करते हैं। इस मानव स्वभाव के वर्णन के बाद लेवियाथन में हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था के बारे में बताया है। हॉब्स राज्य की उत्पत्ति से पहले की स्थिति को प्राकृतिक दशा का नाम देते हैं। इस दशा में मनुष्य अपने उपयुक्त स्वभाव के कारण सबसे लड़ते रहते हैं। इस समय जिसकी लाठी उसकी भैंस का नियम विद्यमान है। शक्तिशाली निर्बल व्यक्तियों के अधिकारों को हड़प रहे हैं। सर्वत्र शक्ति, धोखाधड़ी, प्रवंचना का बोलबाला है। इस दशा में उचित अनुचित, न्याय अन्याय, धर्म अधर्म का कोई विचार नहीं है। हॉब्स के शब्दों में जब तक समस्त मानवों के ऊपर एक सामूहिक सत्ता नहीं रहती तब तक कोई कानून नहीं होता, और जहाँ कोई कानून नहीं होता वहाँ कोई न्याय विद्यमान रह ही नहीं सकता। वहाँ उचित अनुचित, न्याय अन्याय की कोई धारणा अपना अस्तित्व नहीं रखती। इसके अभाव में प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे के साथ संघर्ष की स्थिति में रहता है। यह संघर्ष प्रत्येक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ वॉर ऑफ एवरी मैन अगेंस्ट एवरी मैन के रूप में होता है। इसमें न तो नए आविष्कारों का लाभ किसी को हो सकता है, न उद्योगों का विकास हो सकता है, न ही संस्कृति का विकास हो सकता है। कला, साहित्य, समाज, कृषि, व्यवसाय, यातायात आदि किसी क्षेत्र में प्रगति नहीं हो सकती, क्योंकि इन सब के विकास में सामाजिक शांति आवश्यक होती है। परिणाम यह होता है कि मनुष्य का जीवन एकाकी, निर्धन, पशुतुल्य और क्षणिक हो जाता है, शॉर्ट होता है। वह एकाकी इसलिए होता है क्योंकि उसकी समझ यह है कि सब एक दूसरे के शत्रु हैं और अपने से भिन्न व्यक्ति को प्रबल आशंका, भय और अविश्वास के कारण देखते हैं। इस हालत में उनके बीच सहयोग न होने से उन्हें एकाकी जीवन बिताना पड़ता है। इसी के साथ वाणिज्य, व्यवसाय, कला और उद्योगों का विकास न होने के कारण निर्धनता भी रहती है। इसीलिए यह क्षणिक है और किसी भी क्षण कोई शक्तिशाली दूसरे व्यक्ति के जीवन का अंत कर सकता है। संक्षेप में यदि प्राकृतिक अवस्था की व्याख्या करूं तो यह कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का रक्त पिपासु है। शत्रुओं का दमन करने, शक्ति बढ़ाने और यश प्राप्त करने के लिए वे सब प्रकार की हिंसा और हत्या का अवलंबन कर सकते हैं। यहाँ हॉब्स ने बताया है कि इस प्राकृतिक दशा की 3 प्रमुख विशेषताएं होती हैं। जैसे इसमें नैतिकता का सर्वथा अभाव, अर्थात सत्य असत्य, न्याय या अन्याय जैसा कोई विचार नहीं है। इसमें
वैयक्तिक संपत्ति का अभाव है। वैयक्तिक जो प्राकृतिक कानून है उसको लागू करने वाली कोई सत्ता भी नहीं है। लेकिन यहाँ वे प्राकृतिक अधिकार और अप्राकृतिक नियम या प्राकृतिक नियम नहीं है ऐसा नहीं कहते। प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक नियमों के बारे में होब्स का कहना है कि अधिकार से अभिप्राय है अपने जीवन के संरक्षण के लिए मनुष्य को कोई भी कार्य करने की स्वतंत्रता होना। आप समझ रहे होंगे बच्चों, अपने जीवन के संरक्षण के लिए मनुष्य को कोई भी कार्य करने की स्वतंत्रता होना। वह अपने जीवन को बनाए रखने के लिए किसी को लूटने, पीटने, जान से मारने की पूरी स्वतंत्रता रखता है। टी.एच. हक्सले ने ऐसे अधिकार को शेर का अधिकार, टाइगर राइट कहा है। किंतु सब मनुष्यों के प्राकृतिक अधिकार समान होने से सबको एक दूसरे की हत्या और लूट मार का अधिकार मिल जाता है और इससे जीवन सर्वथा असुरक्षित हो जाता है। लेकिन फिर भी सभी मनुष्य इसे सुरक्षित रखना चाहते हैं, जीवन के अधिकार को सुरक्षित रखना चाहते हैं। अतः वे प्राकृतिक अधिकार अवस्था में भी, जो कि निरंतर संघर्षमयी अवस्था है, उसमें भी अपनी सुरक्षा के लिए बुद्धि द्वारा कुछ नियम बनाते हैं। ये प्राकृतिक नियम कहलाते हैं। हॉब्स ने विभिन्न प्रकार के 19 प्राकृतिक नियम गिनाए हैं, जिनमें से 3 प्रमुख हैं। पहला है व्यक्ति को शांति स्थापित करने का प्रयत्न करना चाहिए। दूसरा नियम है प्रत्येक व्यक्ति को शांति स्थापना के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा की दृष्टि से अपने सब अधिकारों का परित्याग करने के लिए प्रस्तुत रहना चाहिए, जबकि अन्य व्यक्ति भी ऐसा करने के लिए सहमत हों। तीसरा प्राकृतिक नियम यह है कि व्यक्ति को अपने समझौतों का पालन करना आवश्यक है। यहाँ वो समझौते के कारणों की भी व्याख्या करते हैं और कहते हैं कि मनुष्य की बुद्धि और विवेक ने उन्हें ये समझाया कि आत्म संरक्षण के लिए इस भयावह दशा का अंत किया जाना आवश्यक है। प्राकृतिक अवस्था में अशांति, हिंसा, युद्ध, घृणा और असुरक्षा के वातावरण में एक ऐसी संप्रभु सत्ता की स्थापना की जानी चाहिए जो सुरक्षा की व्यवस्था करे। दूसरा, प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक नियमों का पालन स्वतः न करके इन नियमों की व्याख्या करने वाली कोई सर्वोच्च सत्ता होनी चाहिए। प्राकृतिक दशा में प्राकृतिक नियमों का पालन स्वार्थ के वशीभूत होने के कारण नहीं हो पाता, जिससे संघर्ष होता है। इस स्थिति के लिए अर्थात प्राकृतिक नियमों को लागू करने के लिए भी संप्रभु शक्ति की स्थापना आवश्यक है। साथ ही उनका उल्लंघन होने पर दंड देने वाली शक्ति का अस्तित्व होना भी आवश्यक है। अतः एक संप्रभु सत्ता की स्थापना आवश्यक हो जाती है उपरोक्त कारणों से। अब हम देखेंगे कि सामाजिक समझौते की प्राकृतिक अवस्था में जब प्राकृतिक नियमों को मनुष्य ने बुद्धिपूर्वक लागू करना चाहा अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए, तो राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। हॉब्स कहते हैं कि प्राकृतिक अराजक अवस्था से छुटकारा पाने के उद्देश्य से हॉब्स मनुष्य ने आपस में एक समझौता, संविदा, अनुबंध, करार या कॉन्ट्रैक्ट करके अराजक दशा का अंत किया। प्रत्येक व्यक्ति इस आशय से शपथ लेता है कि मैं इस व्यक्ति को या व्यक्ति समूह को इस शर्त पर अपना अधिकार देता हूँ तथा स्वयं में अपने पर शासन करने का अधिकार का परित्याग करता हूँ कि तू भी अपने अधिकार इसी प्रकार के व्यक्ति को देगा और स्वशासन के अधिकार छोड़ देगा। लेवियाथन पार्ट 1
चैप्टर 13 के पेज नंबर 116 पर यह लिखा गया है। ऐसा करने पर सारा जन समुदाय एक व्यक्ति हो जाता है। इसे राज्य, कॉमनवेल्थ या लैटिन भाषा में नगर सिविता कहते हैं। इससे पहले समाज और राज्य की सत्ता नहीं थी। इस तरह जब सभी मनुष्य संविदा की प्रतिज्ञा करते हैं तो संविदा करने वाले व्यक्तियों का समूह राज्य कहलाता है। जिस व्यक्ति या व्यक्ति समूह को संविदा करने वाले मानव अपने अधिकार सौंपते हैं वह दीर्घकाय अर्थात लेवियाथन है और वह जनता की शांति व प्रतिरक्षा के लिए पृथ्वी पर मानव देव की भांति है। अब हम ये देखेंगे कि इस मनुष्य ने अपने बुद्धि तत्व के द्वारा जिस सामाजिक समझौते के द्वारा राज्य की उत्पत्ति की है उसका स्वरूप क्या है। होब्स का लेवियाथन अथवा राज्य पूर्ण रूप से निरंकुश है। संविदा द्वारा अनेक इच्छाओं के स्थान पर एक इच्छा का निर्माण होता है। संप्रभु के आदेश ही कानून है और उसका प्रत्येक कार्य न्यायपूर्ण होता है। प्रभु सत्ता को जनता पर अपरिमित असीमित अधिकार प्राप्त होते हैं। इन्हें लोगों ने प्राकृतिक दशा की अराजकता से परित्राण पाने तथा जीवन की रक्षा के लिए प्रदान किए हैं। एक बार इन्हें देने के बाद, ध्यान से सुनिए, एक बार इन्हें देने के बाद उनके पास कोई अधिकार नहीं रह जाता। उनका एकमात्र कार्य प्रभु के आदेशों का पालन करना है। संक्षेप में सामाजिक समझौते के द्वारा हॉब्स निरंकुश राजतंत्रात्मक राज्य की स्थापना करता है। इस प्रकार के राज्य की कुछ विशेषताएं जो कि हॉब्स ने बताई हैं। पहली विशेषता, राज्य तथा शासक की उत्पत्ति स्पष्टतया मनुष्यों की पारस्परिक संविदा के आधार पर होती है। दूसरी विशेषता है संप्रभु की उत्पत्ति, अर्थात शासक की उत्पत्ति तो संविदागत है परंतु संविदा शासक तथा शासितों के मध्य नहीं होती। संविदा करने वाले पक्ष व्यक्ति हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ संविदा करके संप्रभु या शासक की सृष्टि करते हैं। अतः संविदा की शर्त शासक पर लागू नहीं होती, यह एक पक्षीय है। यहाँ देने वाले समस्त प्राकृतिक अवस्था के लोग हैं, मानव हैं और उनसे उस समझौते से उत्पन्न व्यक्ति है जिसने अपने अधिकार किसी को समर्पित नहीं किए हैं बल्कि दूसरों से अधिकार ग्रहण करने के कारण और अधिक शक्तिशाली हो गया है। संप्रभु सत्ता समझौते में किसी भी पक्ष के रूप में सम्मिलित नहीं है। अतः समझौते के उद्देश्य के अनुसार कार्य करने तथा उसकी किन्हीं दो शर्तों का पालन करने के लिए वह किसी तरह से बाध्य नहीं है। दूसरे शब्दों में वह जो कुछ भी करता है उसके लिए वह किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है और इसीलिए वह निरंकुश हो सकता है। अन्य दूसरी विशेषता है शासक सर्वोच्च विधायक है। उसके आदेश ही नियम अथवा विधि होते हैं। वह अपनी प्रजा के साथ कोई अन्याय नहीं कर सकता क्योंकि वह उनका प्रतिनिधि है। संविदा द्वारा विविध संघर्षरत इच्छाओं का स्थान एक प्रतिनिध्यात्मक इच्छा ग्रहण कर लेती है। इस प्रकार शासक के हाथ में एक सामूहिक सत्ता आ जाती है। वह एक कृत्रिम व्यक्ति है और वह संपूर्ण मानव समाज का एक प्रतिनिधि है। प्रजा के द्वारा किसी भी कारण से किया जाने वाला आज्ञा भंग अन्यायपूर्ण है क्योंकि वह अपनी वैयक्तिक इच्छा को प्रभु की इच्छा में विलीन कर देने वाले उपयुक्त समझौते के प्रतिकूल है। यहाँ आप समझ ही गए होंगे कि चूंकि समझौता एक पक्षीय है इसलिए समस्त व्यक्तियों ने अपने आप को शासित करने का अधिकार संप्रभु को दे दिया है और वह आज्ञा पालन के लिए संप्रभु की आज्ञा पालन के लिए बाध्य है और आज्ञा पालन न करने पर वह उन्हें
उनके प्राणों से भी वंचित कर सकता है। उसके पास इतने अधिकार हो गए हैं। अब हम हॉब्स के द्वारा सामाजिक समझौते सिद्धांत की आलोचना देख लेते हैं। आलोचकों ने हॉब्स के विचारों का कड़ा विरोध किया है। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में लेवियाथन में उन्होंने जो लिखा है, उन विचारों का विरोध इस प्रकार इस निम्नलिखित तर्कों पर किया गया है, निम्न आधारों पर किया गया है। जैसे मानव स्वभाव का हॉब्स ने दोषपूर्ण चित्रण किया है, जैसे कि वह मनुष्य को घोर स्वार्थी, कपटी और क्रूर बताते हैं, जबकि सहानुभूति, उदारता, दयालुता, परोपकारिता और प्रेम मानवीय गुण हमेशा से मानव में पाए जाते हैं। तो मानव स्वभाव के संबंध में हॉब्स के विचार एक पक्षीय दृष्टिकोण पर आधारित हैं, जिन पर राजनीतिक सिद्धांतों का निर्माण नहीं हो सकता। दूसरी आलोचना की जाती है कि उन्होंने जो प्राकृतिक अवस्था में बताया है कि प्राकृतिक अवस्था निरंतर संघर्षपूर्ण है और शांति से मनुष्य वंचित है, यह भी अनैतिहासिक है। इतिहास में ऐसे वास्तविक प्रमाण नहीं मिलते कि प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले मनुष्यों का जीवन संघर्षपूर्ण है। ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं कि उनका जीवन सहयोगी जीवन पद्धति पर आधारित रहा है। प्राकृतिक दशा में प्राकृतिक अधिकारों की मान्यता के बारे में भी विचार किया जाता है। यह कहा जाना बुद्धिसंगत नहीं हो सकता कि अराजकतापूर्ण प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति का कोई अधिकार हो सकता है, तो किस अधिकार को उन्होंने व्यक्ति को दिया है या संप्रभु को दिया है, इसकी कोई व्याख्या नहीं है, अतार्किक है। और उन्होंने अपने इस सिद्धांत में निरंकुशता का समर्थन किया है। यह सबसे बड़ी आलोचना है। हॉब्स द्वारा प्रतिपादित शासन पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है, वह पूरी तरह से निरंकुश है, उस पर कानून का भी कोई अंकुश नहीं है और न ही व्यक्ति के कोई मौलिक अधिकार उस अवस्था में है। वस्तुतः हॉब्स ने अपने सामाजिक समझौता सिद्धांत द्वारा मनुष्य को सर्वथा अधिकार शून्य करके लेवियाथन या संप्रभुता की दास्ता में जकड़ दिया है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि उनका विचार या उनका ये जो सिद्धांत है ये असंगत है पूरी तरह। उनके विचारों का महत्व है। यद्यपि उनके चिंतन में अनेक कमियां और असंगतियां रह गई हैं, फिर भी उन्होंने जिस क्रमबद्ध ढंग से वैज्ञानिक चिंतन के आधार पर, वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर राज्य की उत्पत्ति को दर्शाया है, वह उल्लेखनीय है और राज्य की प्रभुसत्ता की आधुनिक धारणा की पुष्टि करने वाला सबसे प्रथम चिंतक माना जाना चाहिए। उनके विचारों ने राज्य की उत्पत्ति के देवी अधिकार सिद्धांत को निर्मूल सिद्ध कर दिया। राज्य की कानूनी सर्वोच्च प्रभुसत्ता की धारणा हॉब्स के विचारों का ही फल है। हॉब्स का मूल्यांकन करते हुए वेपर ने लिखा है कि बाद के युग के लोग साधारणतया उससे सहमत नहीं हुए, पर यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उसके विचारों से उन्हें उनके काम की एक ऐसी खान मिल गई जिसमें पाए जाने वाले खनिज को समृद्ध बनाने के लिए वे कार्य कर सकते थे। यहाँ आप देवी उत्पत्ति के सिद्धांत को पढ़ेंगे तो देवी उत्पत्ति का सिद्धांत, इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि देवी उत्पत्ति के सिद्धांत में ये कहा गया है कि राज्य ईश्वर की इच्छा का परिणाम है और उसमें भी मनुष्य को
नैतिक आधार पर भी राज्य के विरोध का अधिकार प्रदान नहीं किया गया है। हॉब्स ने उस विचार का खंडन करके यद्यपि निरंकुश राज्य की स्थापना की है, लेकिन उसे दैवीय आधार से मुक्त कर दिया है और संभवतः यही वास्तविक रूप से हॉब्स के विचारों का संपूर्ण महत्व है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जॉन लॉक के द्वारा प्रतिपादित सामाजिक समझौता सिद्धांत को पढ़ेंगे। वास्तव में इन तीनों विचारकों को पढ़ना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्होंने अपने सामाजिक समझौता सिद्धांत में राज्य के 3 स्वरूपों की व्याख्या की है। जैसे हॉब्स निरंकुश राजतंत्र की स्थापना करते हैं, वहीं पर जॉन लॉक ने सीमित राजतंत्र की स्थापना की है और जीन जैक्स रूसो ने लोकतंत्र की स्थापना की है। तो इन तीनों को पढ़ना हमारे लिए आवश्यक है। हम नेक्स्ट वीडियो में इनको पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।